हेलो गाइस, वेलकम टू मास कैंपस। मेरा नाम है सनी और आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स का पार्ट 2। उसमें पढ़ेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट पे कैसे उसने करा, और जो जो सिलेबस से रिलेटेड है हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मतलब डिटरमाइन कैसे होता है कि लड़का है या लड़की है, मतलब कि कैसे हो पता चलता है कि लड़का है और लड़की है। तो ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, सबको पता है। वो होते हैं ऑटोजोम 22, एलोजोम 1। ठीक है, एलोजोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम, जो कि एक होता है, मैंने बताया था अलग से। उसमें होती है मियोसिस, याद हो तो मैंने बताया था पहले चैप्टर में। और ऑटोजोम होते हैं 22 पेयर्स। एलोजोम डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म कैसे कैसे डिटरमाइन होता है, यही पढ़ने वाले हैं हम, पूरा जानेंगे। तो एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप होता है। मतलब ह्यूमन बीइंग्स में मेल गैमेट में देखो, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या फिर वाई क्रोमोसोम हो सकता है। मतलब 50-50% चांस है कि या तो एक्स क्रोमोसोम हो या वाई क्रोमोसोम हो। ठीक है, और जबकि फीमेल गैमेट में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम। तो जो ठीक है, तो फीमेल गैमेट में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल गैमेट में ये दोनों हो सकते हैं। मतलब या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है। 50-50% चांस है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम, मेल गैमेट में अगर एक्स क्रोमोसोम है, तो अब हम इनको देखो करके देखेंगे तो ये आया एक्स और एक्स, एक्स और एक्स। तो जब जब एक्स और एक्स होता है तो ये होता है फीमेल। ठीक है, और एक्स और वाई होता है तो होता है मेल। तो ऐसे डिटरमाइन होता है। समझ में आया? एक और बार समझा देता हूँ। फीमेल मेल गैमीट स्पर्म, या उसमें तो एक्स या फिर वाई हो सकता है क्रोमोसोम, कोई भी। जबकि फीमेल गैमीट में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा कौन से स्पर्म में, मतलब जिस स्पर्म में एक्स हो या फिर वाई, कौन सा फ्यूज हुआ है, ये पता चल, ये इससे डिटरमाइन होता है। ठीक है, अगर एक्स फ्यूज होगा तो एक्स और एक्स बन जाएंगे, जो कि क्या है, फीमेल, जो कि फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल, उसकी सेक्स क्या होगी, फीमेल। अगर वाई फ्यूज होगा तो मेल। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मेल। मतलब फीमेल में तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेल पे डिपेंड करता है कि चाइल्ड वाई, मतलब चाइल्ड बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेल पे डिपेंड करता है। और 50-50% चांस है, कोई भी हो सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ चांस। ठीक है, तो देखो जैसे ये समझाया मैंने, ये अभी अभी यही समझाया। ठीक है, 50-50% चांस होता है। ओके, ये तो समझ में आ गया डिटरमाइन कैसे करते हैं। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब कि कैसे कौन से डिजीज हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, मतलब जो चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, मतलब जो हट ही नहीं सकते कभी। जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये सारे डिजीज, ये दोनों एग्जाम्पल तो बिल्कुल रट लो, क्योंकि एग्जाम में जरूर आते हैं। और एग्जाम्पल लिखने को आते हैं तो ये लिख देना। ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज है। मतलब ये अगर हो गए ना तो चलते जाते हैं, चलते ही जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं ये। ठीक है, और ये सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, तो सर्टेन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और अल्टर्ड जीन्स और क्रोमोसोम्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स हो गए दोनों।
ठीक है, तो दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। ठीक है, ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल याद कर लो, ये जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे करे थे, कैसे उसने जेनेटिक्स डेवलप करी, कैसे उसने जेनेटिक्स के बारे में बताया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे, हम अभी जानेंगे। तो ठीक है, तो मेंडल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट पे करे थे। गार्डन के पी प्लांट मतलब पी प्लांट पे। और पी प्लांट जो है ना, पी प्लांट का ये साइंटिफिक नेम मैंने लिखा हुआ है, इसको जो है ना बिल्कुल याद कर लो, पूछ देते हैं। तो पीसम सैटिवम, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम है, इसको याद कर लो। अच्छा, पी प्लांट ही क्यों लिया मेंडल ने, क्वेश्चन आता है ऐसे गिव रीजंस में कि मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। क्योंकि पी प्लांट जो है ना की वैरायटी बहुत सारी है और उसकी एज बहुत कम है। ठीक है, तो पी प्लांट की एज बहुत कम है और उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती है। मतलब पी में आप देख तो कोई मटर का जो कोई फ्लैटन होता है, कोई एकदम कंस्ट्रिक्ट होता है, कोई येलो होता है, कोई ग्रीन होता है उसका पोड। तो ये बहुत सारी वैरायटी थी, इसलिए उसने लिया। दो रीजन है क्या, एक तो जल्दी उसकी लाइफ टाइम कम है, जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। दूसरा कि जो है ना एक तो कि इज अवेलेबल है। ठीक है, तो हाँ, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लेते सबसे पहले देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। It is a type of cross which is performed by taking only one pair of contrasting character. For example, a cross between pure tall and a pure dwarf plant. मतलब ऐसी क्रॉस जो एक ही कैरेक्टर को लेके हुई हो और एक ही कैरेक्टर को लेके हुई हो। मतलब जैसे हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट को ही ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ हाइट ही देख रहे हैं कि ड्वार्फ मतलब छोटा है, बड़ा है, कैसा है, उसकी हाइट क्या है, सिर्फ हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो फिर जैसे एग्जांपल दे रखा है कि अक्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गई। मोनोहाइब्रिड में यही होता है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड में भी पार्ट है कुछ, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। ठीक है, तो ये याद रख लो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि एक ही कैरेक्टर की बात करते हैं हम। जैसे हाइट की बात करें तो हाइट की बात कर रहे हैं, कलर की बात करें तो कलर की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ और कुछ को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो हाइट की बात करें तो हाइट की ही बात करें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो आ जाती है आगे जनरेशन्स, जो कि हैं फर्स्ट फीलल जनरेशन मतलब F1 जनरेशन। उसमें क्या होता है कि देखो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि हाइट के बारे में, अभी हम लोग हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये हुआ मतलब टॉल और हाई, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। टी स्मॉल टी जो है रिसेसिव है और बिग टी जो है डोमिनेंट। तो हमने क्या किया, पनेट स्क्वायर की हेल्प ली। पनेट स्क्वायर से हमने देख लिया बिल्कुल ड्वार्फ प्लांट और बिल्कुल एकदम टॉल प्लांट में करा। ठीक है, तो एकदम हमने इसलिए किया क्योंकि इसे फर्स्ट फीलल जनरेशन इसलिए तो कहते हैं, हम लोग एकदम प्योर लेते हैं, प्योर प्लांट, प्योर ड्वार्फ प्लांट और प्योर टॉल प्लांट। हमने किया तो क्या आया, सब सेम आए, सबकी हाइट जो है ना टॉल थी। ठीक है, अगर देखो मैंने बताया था हमेशा डोमिनेंट वाला राज करता है, तो ये डोमिनेंट है ना, हर जगह डोमिनेंट है, तो डोमिनेंस ही दिखाएगा वो। तो हमेशा मतलब फर्स्ट जनरेशन में तो क्या होगा, हाइट बड़ी ही होगी, सबकी हाइट जो है ना बड़ी होगी, मतलब ड्वार्फ नहीं होगा। सेकंड फीलल जनरेशन देखो, सेकंड फीलल जनरेशन को क्या है कि वही प्लांट को अब आपस में करवा दिया। ठीक है, आपस में करवा दिया। देखो ये देखो तो आपस में क्रॉस करवा दिया। तो ये देखो मैं ये सेम प्लांट को यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिए दो। अब इनको क्रॉस करवाया तो बहुत अजीब रिजल्ट है, मतलब टेढ़े रिजल्ट है, पिछली बार की तरह नहीं थे। देखो हमने सेम पनेट स्क्वायर की तरह वही ये ले लिया कर लिया, ऐसे ऐसे करा, तो क्या हुआ कि तीन तो
टॉल प्लांट आए और एक ड्वार्फ आया, 3 टॉल प्लांट आए और एक ड्वार्फ आया, ठीक है। तो 3 टॉल आए, एक ड्वार्फ आया। कैसे टॉल, देखो टी टी हमेशा, ये तो डोमिनेंट ही, तो हॉट, ये तो होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, तो टॉल ही होगा। यहाँ पे डोमिनेंट है तो हमेशा डोमिनेंस ही दिखाएगा, टॉल ही है। ये भी टॉल है क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील है। यहाँ देखो दोनों रेसेसिव है, इसका मतलब रेसेसिव एक्ट करे, कोई डोमिनेंट है ही नहीं तो रेसेसिव ही दिखाएगा। रेसेसिव क्या है, ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ प्लांट। तो ये देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब यहाँ बात है फिनोटाइप और जीनोटाइप की क्या होती है। अब समझ में आएगा फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप वो होता है कि जो हम देख सकते हैं। हम क्या देख सकते हैं कि जो हमने लिए थे उसमें से 3 प्लांट तो क्या है कि बड़े बड़े हैं, मतलब उनकी टॉल है, हाइट, और जो है एक प्लांट क्या है, ड्वार्फ रह गया। तो टॉल इज टू ड्वार्फ की हमने रेशियो निकाली, उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो 3:1 आया, मतलब 3 प्लांट टॉल थे, एक प्लांट ड्वार्फ है, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है कंस्टिट्यूशन, मतलब जीनोटाइप होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, मतलब कैसे किस तरह जो एलील है वो किस तरह अंदर है, मतलब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरा होमोजाइगोस हो रखा है, डोमिनेंट वाला, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे हेट्रोजाइगोस, यहाँ पे होमोजाइगोस हेट्रोजाइगोस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे सबको देखते हैं, पहले ये देखते हैं, फिर ये हर टाइप को देखते हैं। तो बिल्कुल एकदम प्योर टॉल वाला तो एक था, तो हमने क्या करा, प्योर टॉल वाले को लिख लिया 1, उसकी रेशियो निकाली, उससे जो टॉल तो था पर लेकिन उसमें रिसेसिव एलील भी था, तो हमने उसकी भी रेशियो निकाली, और रिसेसिव एलील जिसमें था, दोनों रिसेसिव, उसके साथ हमने रेशियो निकाली। तो क्या आया, 1:2:1, मतलब एक प्लांट बिल्कुल प्योर टॉल और 2 प्लांट जो हैं हमारे टॉल तो हैं पर उसमें रिसेसिव एलील है, और तीसरा मतलब जो चौथे प्लांट था वो बहुत ही, एक प्लांट जो छोटा ड्वार्फ है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेंडल के। अच्छा हाँ, अभी डायहाइब्रिड क्रॉस बचा है, डायहाइब्रिड क्रॉस बचा है अभी, हाँ। तो डायहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। डायहाइब्रिड वैसे सिलेबस में है नहीं, सिलेबस में बस डायहाइब्रिड का ये दे रखा है कि तुमको फिनोटाइप रेशियो आनी चाहिए, फिनोटाइपिक रेशियो आनी चाहिए, बस। डायहाइब्रिड में ये सब हम लोग 11th के टॉपिक्स हैं, इनको बस थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, 10th में बस थोड़ा ऊपर से पढ़ा दिया जाता है, तो बहुत डिटेल में है ये, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है जेनेटिक्स। तो डायहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में कुछ नहीं है कि उसमें क्या होता है कि 2 कैरेक्टर्स को लेते हैं हम एक साथ, मतलब जैसे एक तो हाइट का ले लिया था हमने, दूसरा क्या ले लेंगे हम लोग की, जैसे कि कलर ले लिया, कि जो पी का जो कलर है, पी का वो येलो है या ग्रीन है, ये भी ले लिया, साथ में 2 कैरेक्टर्स ले लिए, मतलब हाइट वाला और कलर वाला, तो 2 कैरेक्टर्स हो गए, तो उसको कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इसका कुछ मत करो, बस एक चीज याद रखो कि ये डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या, और ये याद रख लो फिनोटाइपिक रेशियो इसकी क्या होती है। फिनोटाइपिक रेशियो जब हम लोग करते हैं ना, ऐसे करते हैं, तो ये आता है एंड रिजल्ट, ठीक है, ये एंड रिजल्ट आता है 9:3:3:1। ये याद जरूर कर लेना, इसमें इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है ये, ठीक है। ये सिलेबस, इतना ही सिलेबस है। ओके, तो लास्ट टॉपिक आज का हमारा क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसने जो स्टडी करी उसके बाद उसने कुछ लॉ दिए, ठीक है, उसने कुछ लॉ दिए। वो लॉ थे क्या, उसने 3 लॉ दिए। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन्स सप्रेस्ड। मैंने बताया था यही कि ये अगर एक जगह पे एक ऑर्गेनिज्म में 2 कैरेक्टर्स, मतलब 2 एलील्स हैं, रेसेसिव और डोमिनेंट, तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही अपने आप को दिखा पाएगा और दूसरा रेसेसिव वाला सप्रेस्ड रह जाएगा। यही ये कहना चाह रहा है, यही तो उसने कहा था, यही मैंने कहा था, ठीक है।
तो यही लिखा है ये भी, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये है कि एक ही कैरेक्टर अपने आप को दिखा पाता, दूसरा नहीं दिखा पाता, जो दिखा पाता उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है, जब गैमीट्स बन रहे होते हैं, तो होता क्या है कि जो एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं, तो उनमें से एक ही एलील जो है ना, मतलब सेपरेट हो जाते हैं वो, तो एक ही एलील बचता है, तो एक ही एलील पहुंचता है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब एक ही एलील जो है पहुंचता है एक गैमीट में, तो गैमीट फॉर्मेशन के बाद एक ही एलील बचता है, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये है थर्ड लॉ। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब व्हेन देयर आर 2 pairs of characters, the distribution of the alleles of one character into gametes is independent of the distribution of the alleles of the other character। मतलब जब 2 कैरेक्टर होते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करती गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ये पार्ट भी ख़त्म हो गया और पूरा जेनेटिक्स कवर हो गया। अगला पार्ट आएगा, उसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे और सारा चैप्टर कवर कर लेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे देंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये जो ये सारे नोट्स हैं, ये सारे नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन कीजिए और हमारे नोट्स को आपको वहाँ से हमारे नोट्स, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ओके, तो और नोट्स भी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।